हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। तो मैं सूरज आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके पास में क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को लेकर के आया हूं, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं। ओके, तो आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अपनी नोटबुक लीजिए और इस वीडियो को देखना शुरू करोगे, जिससे तुम्हारे क्या होंगे, पेपर में मार्क्स बनेंगे। और इस फॉर्मूला भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो जोश और एनर्जी को बरकरार रखते हुए इस वीडियो की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आपके पास में टॉपिक क्या है? आपके पास में टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। यानी आपके पास में कोई करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, उस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल से आपके पास में उसकी एक्सिस पर क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना है। जैसा कि आप जानते होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अगर आपके पास में किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर क्या जनरेट हो जाता है बेटा जी, उसके चारों ओर आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। समझ पा रहे बात को? जैसे मान लो अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है, तो कोई चार्ज रेस्ट पर है यानी स्टैटिक कंडीशन में है, और हम मानते हैं अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है, वो आपके पास में मूव नहीं कर रहा, तो उसके चारों ओर कौन सा फील्ड जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन अगर आपके पास में कोई चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके चारों तरफ कौन सा फील्ड जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड, और एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है। ठीक है, तो करंट आपके पास में क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इस डेरिवेशन को हम लोग क्या करते हैं, अब आगे करते हैं। ठीक है, शांति से बैठना और मजेदार होकर के इस वीडियो को देखना, और कमेंट जरूर करके जाना आप सभी लोग। ठीक है, जो भी बात हो। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके पास में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक सर्कुलर कॉइल बनाते हैं। ये हमने सर्कुलर कॉइल बनाया और इसमें करंट आपके पास में कितना फ्लो हो रहा होगा? आई करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अब हमके इसके मिड पॉइंट ओ से एक्स डिस्टेंस, मतलब इसकी एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर आपके पास में क्या लेते हो, कोई पॉइंट पी लेते हो, और इस पॉइंट पी पर आपको क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताना है। जरा ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला। हमने आपके पास में एक सर्कुलर रिंग ली या सर्कुलर कॉइल ली। इस सर्कुलर कॉइल के मिड पॉइंट ओ से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी को माना, जिस पर आपके पास में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना था कि इस पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो हमने क्या किया कि जब भी आपके पास में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो हमें बायो-सावर्ट लॉ का क्या करना होता है, यूज करना होता है। किस लॉ का यूज करना होता है? हमें बायो-सावर्ट लॉ का यूज करना होता है। और आप बायो-सावर्ट लॉ को जानते हो, क्या बोला था उसने, कि हम एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से क्या निकालते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? आइडियल साइन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यानी वहां से लेकर के वहां तक की डिस्टेंस। तो हमने इस जो सर्कुलर रिंग थी, उस सर्कुलर रिंग में यहां पर एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट क्या ले लिया, ए भी ले लिया, जिसकी लेंथ आपके पास में क्या मानी? डीएल मानी। जिसकी लेंथ आपके पास में क्या मानी? डीएल मानी। और यहां से जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उसको मिला दिया। बोलो बेटा, हाँ है ना? इस पॉइंट को मिला दिया और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम लोगों ने कितनी मानी? बाई मानी। समझ पा रहे हो बात को? यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने बोले बाई मानी। तो जैसे इसके ए बी ऊपर की तरफ माना है, पहले हम इस डायग्राम को समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। ए बी आपने ऊपर की तरफ माना, इसके अपोजिट डायमेट्रिकली कुछ ना कुछ यहां भी तो निकालना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। तो यहां हमने उसी एलिमेंट का अपोजिट ए डैश बी डैश मान लिया, जो भी डीएल लेंथ का था। यहां से लेकर के यहां तक की इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? बाई होगी। ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। अब हमने कहा इस एक्सिस ने इस लाइन के साथ में आपके पास में कितने डिग्री का एंगल बनाया? थीटा डिग्री का एंगल बनाया। और यहां पर जब इस पी पॉइंट से इस वाली लाइन बाई को मिलाया तो यहां पर आपके पास में कितने डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री का एंगल बना। ओके, तो जब इसका देखा गया राइट हैंड पाम रूल से यहां पर देखा जाएगा, तो इस पी पॉइंट पर आपके पास में इसकी डायरेक्शन डी बी इस तरफ आई और इसकी डायरेक्शन आपके पास में डी बी इस तरफ आई। तो जब इसके आपके पास में कंपोनेंट किए गए, तो इस आप जानते हो थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है? कॉस थीटा। और दूसरी डायरेक्शन में आपके पास में कंपोनेंट क्या होता है? साइन थीटा होता है। यानी इस बात को आप लोग याद रखोगे कि इस डीबी डायरेक्शन के जब आप कंपोनेंट करते हो, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड के जब आप कंपोनेंट करते हो, तो आपके पास में थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट कॉस थीटा होता है और उसकी दूसरी डायरेक्शन में कंपोनेंट साइन थीटा, यानी इधर भी कॉस थीटा और इधर भी साइन थीटा। तो चलिए अब इस डेरिवेशन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं पूरे तरीके से। तो सबसे पहले आप लोग क्या लोगे? स्मॉल एलिमेंट क्या लिया आप लोगों ने? स्मॉल एलिमेंट ए बी लिया। ओके, तो बायो-सावर्ट लॉ से आप लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, वो डीबी बराबर क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा। और यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनना? 90 डिग्री का। तो साइन 90 अपॉन यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर जो कितनी दी हुई है? बाई, यानी बाई स्क्वायर।
तो आप देखोगे dB बराबर यहाँ से क्या आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 22। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1 हो गया। ओके, तो अब इसके इस पॉइंट पर P पर आपके पास में डायरेक्शन क्या जा रही है, dB जा रही है, तो इसके कंपोनेंट करोगे तो कंपोनेंट देखना जरा इसके ध्यान से, आपके पास में अलोंग द एक्सिस OP, यानी आपके पास में कंपोनेंट करते हो तो सबसे पहले क्या, अलोंग द एक्सिस OP क्या कंपोनेंट हुआ आपके पास में, अलोंग द एक्सिस OP कंपोनेंट हुआ आपके पास में dV sin थीटा, क्या हुआ dV sin थीटा। ओके, वहीं आपके पास में दूसरा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिख रहा है आपके पास में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हुआ, dB cos थीटा। बेटा ठीक है, इतनी सी बात आपके पास में क्या आ गई, क्लियर हो गई। ओके, अब वही सेम प्रोसेस आप किसके लिए फॉलो करोगे, A डैश B डैश के लिए फॉलो करोगे। यानी आपके पास में अगला एलिमेंट हम लोगों ने क्या लिया, स्मॉल एलिमेंट क्या लिया, A डैश B डैश। तो बायो सावर्ट लॉ से उसके लिए भी क्या निकालोगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, वही सेम आएगी आपके पास में। तो अगर मैं इसको dB डैश बोल देता हूं 2 मिनट के लिए, तो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, यहाँ क्या आएगा साइन 90, क्योंकि साइन थीटा अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर, तो साइन 90 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी बाई स्क्वायर। तो dB डैश की वैल्यू क्या आई आपके पास में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन बाई स्क्वायर। एक चीज देख पा रहे होगे, ये दोनों वैल्यूज मैग्नीट्यूड में कैसी दिख रही हैं, सेम दिख रही हैं। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि dB किसके इक्वल है, dB डैश के। दोनों बातों को एक कहा जा सकता है, ठीक है। और जब आप इस पॉइंट P पर पहुंचते हो तो इसके कंपोनेंट करोगे तो वही आपके पास में क्या होगा, कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस OP क्या होगा, कंपोनेंट dB sin थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा बेटा, dB cos थीटा। इतनी बात सब बच्चों को क्या आ रही होगी, समझ में आ रही होगी। अभी तक हमने इसमें क्या किया है, अभी तक हमने इसमें एक टाइनी एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट A भी चुना, यहां पर आप लोगों ने A डैश B डैश को चुना, तो इसके वजह से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाली बायो सावर्ट लॉ से, इसकी वजह से इस पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाली बायो सावर्ट लॉ की वजह से। कौन सा लॉ है ये, बायो सावर्ट लॉ है। ओके, फिर हमने इस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके जब आप कंपोनेंट करते हो तो अलोंग द एक्सिस यानी पैरेलल इसके कंपोनेंट होता है आपके पास में dB sin थीटा, और परपेंडिकुलर यानी इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर आपके पास में कंपोनेंट होता है dB cos थीटा। क्यों, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं आपके पास में थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है cos थीटा, और दूसरी डायरेक्शन में आपके पास में कंपोनेंट होता है sin थीटा। समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, यानी कि दिमाग से ऊपर से जा रहा हो, दिमाग से ऊपर से जा रहा हो तो हमसे पूछना कमेंट करके। ओके, नंबर भी दे देंगे, नंबर पे भी पूछ लेना, ठीक है बेटा जी। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या कर लिया, चीजों को ऑब्जर्व कर लिया। अब आपने कहा कि सर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से निकलेगी, मतलब इस पूरे की वजह से आपके पास में रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से निकलेगी। तो मैं ये कहता हूं आपके पास में कि आप एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या, एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये जो आपके पास में dB cos थीटा और ये dB cos थीटा है, ये मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, सेम है, क्योंकि dB और इसकी वैल्यू आपके पास में कैसी आ रही है, सेम आ रही है, इसकी वैल्यू आपके पास में कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो ये मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, सेम है, लेकिन डायरेक्शन में कैसे हैं, अपोजिट है। यानी मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट होने की वजह से आप क्या देखोगे, ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एक बीच में खड़े हो, एक जा बगल को खींच रहे, एक जा बगल को खींच रहा है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, और डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो इन दोनों की वजह से तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नहीं निकल करके आ पाएगी। लेकिन ये जो पैरेलल कंपोनेंट हैं, इनकी वजह से आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो आपके पास में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किससे निकल करके आएगी, जो आपके पास में पैरेलल कंपोनेंट है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये दो एलिमेंट की वजह से dB sin थीटा 2 dB sin थीटा हो गया, अगर n नंबर आ जाते तो n dB sin थीटा हो जाता। तो हम इसका क्या करो, इसका अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप इसको इस तरीके से लिख लो, या इसका सम ऑफ इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है भाई, ऐसे लिख लिया। अब क्या देखोगे,
dv की वैल्यू क्या दी हुई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, dv की वैल्यू आपके इसमें थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, dv की वैल्यू क्या दी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन बाई स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कुछ टर्म्स को बाहर निकालो यहाँ से, क्या देखोगे आप, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा अपॉन बाय स्क्वायर डी एल। अब डी एल क्या था, ये छोटा सा था ना, अभी पूरी लेंथ की बात कर रहा है इस सर्कुलर कॉइल की। तो आप जानते हो सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, आप जानते हो सर्कल की सरकमफ्रेंस आपके पास में कितनी होती है, 2 पाई आर। तो यहाँ से आपके पास में बी की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा अपॉन बाय स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। बोलो हाँ जी, ये निकल करके आएगी कि नहीं आएगी। अब यहाँ से मेरे को आपके पास में, मैं इसको सिस्टम के तरीके से लिख लेता हूँ सही तरीके से, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर साइन थीटा अपॉन बाय स्क्वायर। ओके, अब आप देखोगे कि मेरे को साइन थीटा की वैल्यू चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, जैसे कि नीचे करता मैं इसको थोड़े से, आप ये देख पा रहे होगे यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ओके, ये आपके पास में वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है, ये दी हुई है। तो आप यहाँ से इसको अगर मैं कोई वैल्यू दे दूँ आपके पास में, इसको ओ टर्म्स दे देता हूँ मैं, तो आप क्या देखोगे, राइट एंगल ट्राइंगल एस देता हूँ इसको, राइट एंगल ट्राइंगल किसमें, एस ओ पी में निकालोगे आप, एस ओ पी में, तो आपके पास में साइन थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी और ये वाई स्क्वायर कैसे आएगा, देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल किसमें, एस ओ पी में। तो आप जानते हो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस यानी वाई स्क्वायर बराबर आपके पास में क्या आएगा, वाई स्क्वायर बराबर आपके पास में, वाई स्क्वायर बराबर आपके पास में क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि हाँ सर ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास में। अब क्या निकालना है आपके पास में, साइन थीटा। तो आप जानते हो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी आर अपॉन हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, बाई। ठीक है सर, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, आर अपॉन बाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और देखूं, आपके पास में वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर मेरे को बाई चाहिए तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 अंडर रूट कहते हो ना, उस अंडर रूट को उठा करके मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1/2 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, यहाँ तक बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ आया। इन वैल्यूज को उठा करके आप लोग यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या देखोगे, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, आर अपॉन बाई, अपॉन बाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ऐसे बाई स्क्वायर ही लिखा रहने दो अभी 2 मिनट के लिए। ये बाई नीचे आ जाएगा, तो क्या देखोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन, ये बाई नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाई क्यू। और देखो y की वैल्यू आपके पास में क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहाँ पर जब इसे पुट करोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 जब रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो आपके पास में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकला, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकला क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर इसमें n नंबर्स ऑफ टर्न्स होंगे तो आप क्या करोगे, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कर लोगे। बोलो हाँ या ना, इतनी सी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को, इतने दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा। यानी सिंपल सी बात है आपके पास में, हमने क्या किया, हमने आपके पास में एक सर्कुलर कॉइल बनाई, इस सर्कुलर कॉइल में एक स्मॉल एलिमेंट ए बी को चूज किया, इस ए बी से इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाली, इस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट किए। तो सबसे पहले आपके पास में एक पैरेलल डायरेक्शन में डीबी साइन थीटा आया और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डीबी कॉस थीटा आया, क्योंकि थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट आपके पास में कॉस थीटा होता है और दूसरी डायरेक्शन में साइन थीटा होता है। उसी तरीके से डायमेट्रिकली एक और कंपोनेंट भी लिया, ए डैश बी डैश, उसी डिस्टेंस पर उसके भी कंपोनेंट देखे तो वो भी आपके पास में सेम आए। तो हमने क्या कहा, हमने यहाँ से कहा कि जो आपके पास में इसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकली है,
इसकी वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकली है वो मैग्नीट्यूड में आपके पास में कैसी है, सेम है। जब सेम है फिर इनके कंपोनेंट को स्टडी किया तो क्या देखा आपने कि भाई इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट यानी जो परपेंडिकुलर है अलोंग एक्सिस ओपी के, वो और ये वाले दोनों डायरेक्शन में कैसे हैं, अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, सेम है। तो डायरेक्शन में अपोजिट और मैग्नीट्यूड में सेम होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो वहीं इसके ओपी के अलोंग जो कंपोनेंट होंगे उन्हें क्या कर दोगे आप लोग, ऐड कर दोगे। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में इस पैरेलल कंपोनेंट की वजह से आएगी। तो हम इनको क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखा तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, तो आप क्या देखोगे, ये डीएल रह गया, यानी डीएल यानी छोटा सा हिस्सा चूज किया था ना, अब तो पूरा सर्कुलर कॉइल होगा ये। तो क्या करोगे, इस डीएल को इसमें लिखोगे। अब क्या होगा, सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr होती है, क्योंकि उसकी रेडियस कितनी हुई है, r दी हुई है। तो आपके पास में b बराबर μ0/4π I sin θ y स्क्वायर इंटू 2πr आ गया। ओके भाई, अब आपने इसको सिस्टम के साथ में लिख लिया। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या लेना पड़ेगा, SOP लेना पड़ेगा। बेटा दी देखो ध्यान से, SOP आप जानते हो y स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता है। हाँ सर होता है। तो y बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। ओके कोई डाउट नहीं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी r अपॉन बाई हो जाएगा बेटा जी। तो इन वैल्यूज को उठा करके यहाँ पर पुट कर दिया। तो साइन थीटा की जगह r अपॉन बाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे नीचे तो ये क्या हो जाएगा, बाई क्यूब हो जाएगा। ओके ठीक है भाई। फिर b बराबर μ0/4π 2π r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। छोटी सी बात और जान लो, लास्ट में ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। अगर आपके पास में n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो b बराबर μ0/4π 2π n I r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, एक टर्म और आती है यहाँ पर एट द सेंटर, मतलब सेंटर पर इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो मैं कहता हूँ जब आपके पास में सेंटर पे इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो ये टर्म्स तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस तो जीरो ही हो जाएगी। तो मतलब x की वैल्यू आपके पास में क्या होगी, x की वैल्यू आपके पास में क्या होगी, जीरो। और जब इसमें आप x की वैल्यू पुट करोगे तो देखो क्या देखना, μ0/4π 2π n I r स्क्वायर। जब इस x की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो r स्क्वायर की पावर कितनी होगी, 3/2। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या देखोगे, b बराबर μ0/4π 2π n I r स्क्वायर अपॉन r की पावर 3। इस स्क्वायर से ये चला गया तो b बराबर आपके पास में क्या निकला, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल μ0/4π 2π n I अपॉन r। बोलो बेटा जी ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। सीधी सिंपल सी डेरिवेशन थी, कंपोनेंट में ब्रेक करके पैरेलल कंपोनेंट को जोड़ दोगे, वहां से आप लोग इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेरी इजीली फाइंड कर पाओगे। ठीक है बेटा जी, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करना और समझना जो भी डाउट हो। ठीक है, तो हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, यहाँ से डायग्राम बनाओगे, इसे नोट करोगे, इसके बाद फिर इधर आओगे, फिर इसके बाद इधर पहुँचोगे, फिर यहाँ पर ये सारी कैलकुलेशन सॉल्व हो गई। ओके, और फिर यहाँ पर एट द सेंटर ऑफ निकाल लिया तो ये हो गया। ठीक है, अगर किसी को लग रहा है जल्दी जल्दी है थोड़ा सा तो वो हमें बताना, ओके, कमेंट में करके। ओके, ऐसे नोट करोगे इसे, फिर उसके इसे नोट करने के बाद फिर ऐसे इस पेज पे आ जाओगे। ओके चलिए, तो अगर आपको वीडियो सही लगे, अच्छी लगी होगी, आई होप आप सबको पसंद आई होगी, तो इस चैनल को क्या करोगे, लाइक करके जाओगे, शेयर करके जाओगे, सब्सक्राइब करके जाओगे, और एक और काम, अपने दोस्तों के बीच में इसको भेजोगे, सेंड करोगे। ठीक है, सब मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो हंसते हुए। धन्यवाद।